अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सिर्फ यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम सूरत हाल में आपको खुश आमदेद। एक तो हम देखेंगे कि जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आज जो डेलीगेशन आया हुआ है, बिज़नेस डेलीगेशन सऊदी अरब से, और वो इस्लामाबाद में उनकी तकरीब हो रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ सिंध के हवाले से जो मेडिकल टेस्ट में बच्चों से टेस्ट लिया गया है MD किट, उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। अब 2014 में देख लें कि पाकिस्तान की मुआशी हालत कितनी बेहतर थी। आज 2024 में हम बैठे हुए हैं, 10 साल गुजर गए। ये 10 साल जैसे समझ लें कि हमें रिवर्स गियर लग गई थी पूरी पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको, मईशत को, सनत को, और उस वक्त के हिसाब से आप देख लें कि डॉलर कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कितनी कम हो गई। बज़ाहिर तो PTI थे उस पर, सामने तो ज़ाहिर है वो आए थे, एक वो हमारे वो कज़न, PTI के कज़न पता नहीं अब कहाँ है। और हम लोग इतने शॉर्ट हमारा जो है मेमोरी है, हम भूल जाते हैं। वो भी एक मजहबी किस्म के आलिम थे, पता नहीं क्या थे, कफन बांध लो, कब्रें खोद दो, और कज़न पार्टी थी। एक सवाल है मेरा आपसे भी है और अरबाब इख्तियार से भी है, उसके पीछे कौन था? इस वक्त जो SCO होने जा रही है, जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और जो सऊदी के डेलीगेट आए हुए हैं यहाँ पे, और फिर वो MOUs पे साइन कर रहे हैं, बल्कि इससे बढ़ के $2 अरब के ऊपर उनकी जो हमारे साथ बातचीत हो रही है कि वो जल्द अज जल्द SIFC के ज़रिए यहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। इसलिए कल जो उनके डेलीगेट के जो लीडर थे, वो जो उनके बिज़नेस या कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, और वो भी ज़ाहिर प्रिंस ही होते हैं, उनकी मुलाकात हुई हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, क्योंकि SIFC को बहरहाल फैसिलिटेट वही कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को या बाहर के इन्वेस्टर को ये शक है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो रहने के, जाने के और बिज़नेस करने के, इंडस्ट्री लगाने के काबिल नहीं है। तो फिर वो गारंटी किन से लेते हैं? उन्हीं से लेते हैं जो ताकतवर है। उनको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या ताकतवर होनी है, और बेचारे चाचू कोशिश तो बहुत कर रहे हैं और उसको उसका फल भी मिल रहा है। लेकिन एक तरफ इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आज वो जो डेलीगेट आए हुए हैं उनका एक बहुत बड़ा इजलास चल रहा है, वो लाइव भी दिखाया गया। दूसरी तरफ गंडापुर की जो CM है KP के, उनकी सरबराही में एक वहाँ पे सिक्योरिटी का इजलास भी KP हाउस में, CM हाउस में हो रहा है, जिसके ऊपर जो PTM को बैंड किया हुआ है, और इसके ऊपर PTI की वहाँ की हुकूमत राज़ी है। कैसे राज़ी है, किसने राज़ी किया है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और जो उनके बहुत बड़े बड़के मारते हैं, वो बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान है PTI गवर्नमेंट KP के, वो भी कह रहे हैं कि हम जो भी इनके ऊपर बैंड किया गया है तो अब इनको कोई जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये पोजीशन बन रही है, यानी कि 2014 और 2024 जब भी यहाँ पे कोई तरक्की की बात होती है तो फिर ये लोग कहाँ से निकल आते हैं, कौन इनके पीछे होता है, तो हमें फिर अंदाज़ा होता है, फिर यकीन हो जाता है कि ये जो साजिश होती है कि पाकिस्तान को कसम पुरसी की हालत में रखा जाए, बाहर की यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान तरक्की ना करे, तो कहीं ये इनके जो स्ट्रिंग से धागे कहीं और से हिलाए जा रहे हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब वो 2014 की नहीं है, और उम्मीद करते हैं हम कि वो इतना काम करेगी कि जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है उसको उनकी ताकत बने, स्ट्रेंथन करें उनको, कि बाहर के लोग आएँ और एतबार कर लें कि पाकिस्तान में अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी। ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपकी जो मईशत का जो पहिया है वो चल पड़ेगा। तो ये बेहतरी की तो सूरत एक तरफ है, दूसरी तरफ अच्छा PTM वाले, मंजूर पश्तीन वाले, आपको पता है अब इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? तालिबान जो PTI ने यहाँ पे बुला के और कहा था कि ये गुड तालिबान है और ये हमारे फ़ायदे में होंगे। अब PTI के फ़ायदे में हो या ना हो ये तो PTI वाले बताएंगे, लेकिन हम वसूख से कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं है, फ़ायदे में भी नहीं है, क्योंकि ये दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस है और इन्हीं की वजह से स्मगलिंग होती है हथियारों की,
اور منشیات کی یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی سیکیورٹی ٹائٹ وہاں پہ کی ہوئی ہے کہ اسمگلنگ نہیں ہوگی، لیکن ہر چیز آپ کو اسلحہ جون سا چاہیے مل جائے گا، منشیات جو جہاں پہ بھی چاہیے، یعنی کہ خیبر سے لے کے کراچی تک آپ کو ہر چیز ملے گی۔ اس میں مافیاز ہیں، اور پھر وہ مافیاز کہاں تک پھیلے ہوئے، اگر ان کو نکالنے بیٹھ جائیں تو شاید پھر ان کی جو ارباب اختیار ہے وہ بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، ہمارے جو ریزروز ہیں فارن وہ بھی اب $16 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب جب SCO ختم ہوگی اور اس کے بعد جو اس میں اعلانات ہوں گے، پھر جو رکی ہوئی ہے ایک آئینی ترمیم، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کا اور ایون اسٹیبلشمنٹ کا، اگر اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ مل کے یہ آئینی ترمیم کر دیتے ہیں، نہیں کر سکے تو PTI پھر ان کو سنبھالنے مشکل ہو جائے گی۔ تو اب یہ ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے کہ امینڈمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، چلیں تھوڑے بہت آگے پیچھے کر کے جو بھی اس میں آرٹیکلس ہیں، لیکن ان کو امینڈمنٹ کرنا اب ان کے لیے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ وہ نوشتہ دیوار، وہ لکھا جا چکا ہے کہ ان کو امینڈمنٹ کرنی ہے یا پھر ان کی حکومت کمزور ہو جائے گی۔ یہ پوزیشن ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ ہم اعتبار نہیں کر رہے ہیں کہ ایک ہمارا ادارہ ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے، ہم اس کو میلان کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اس کو میلان کر رہے ہیں۔ 45 47 کی راگنی ابھی تک چل رہی ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی ہم نے کتنا میلان کیا ہوا ہے، چیف جسٹس کو، پھر اس میں جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کے کچھ ایسے فیصلے جو آئین اور قانون سے ہٹ کے ہیں تو دنیا میں ہم مذاق بن جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم کہ پڑوس کے ملک کے کچھ بھی ہے ہمارے، وہ بالکل مخالف ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے۔ اب اس میں غلطیاں کس کی ہیں؟ ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ انہی کی ہیں، لیکن وہاں پہ جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر ہے، وہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں 10 سال کے بعد، جب یہ 370 کا جو آرٹیکل نکالا گیا تھا انڈیا کے آئین سے، سمویدھان جس کو کہتے ہیں، کہ جو تشخص تھا، اسپیشل آئیڈینٹی تھی جموں اینڈ کشمیر کی، کہ وہاں پہ کوئی غیر کشمیری وہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکتا، آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے، لیکن پراپرٹی خرید نہیں کر سکتا، گھر وہ وہاں پہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ ہماری جو ڈیموگرافی ہوگی یا جو وہاں پہ جو مسلم اکثریت ہے اس کو خطرہ ہو جائے گا۔ کشمیریوں کو بھی خطرہ ہے کہ اگر پورے ہندوستان سے اگر مذہب کے بنیاد پہ ہندو وہاں پہ آ جائیں گے تو جو مسلمان اکثریت میں وہ پھر اقلیت میں چلے جائیں گے۔ اس کو جو انڈین سمویدھان تھا، اس نے اس وقت کے شیخ عبداللہ کے کہنے کے اوپر جو CM بنے تھے، پھر اس کے بیٹے فاروق عبداللہ CM بنے، اور اب عمر عبداللہ CM بننے جا رہے ہیں، اس کے پوتے شیخ عبداللہ کے۔ وہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں، وہ 370 کے مدعے پہ ہوئے ہیں کہ 370 جو آئین سے نکالا گیا تھا مودی نے، اس کو پھر دوبارہ ہم نے بحال کرنا ہے۔ بحال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دوسرا ان کا جو مدعا تھا، جو ان کا سلوگن تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹس بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے کا ایک مستقل حل نکالیں۔ اب اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ نیشنل کانفرنس جو عمر عبداللہ جس کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے 90 میں سے 42 سیٹیں حاصل کی ہیں جموں اینڈ کشمیر کی، اور انڈین نیشنل کانگریس نے 6 سیٹیں لی ہیں، تو ان کا الحاق تھا۔ اب 48 آؤٹ آف 90، تو ان کی سادہ اکثریت تو بن گئی ہے۔ اب BJP کو ملی ہے 29 سیٹس، حالانکہ ان کا تو بہت بڑا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، جس طرح سے یہاں پہ PTI کہتی ہے، لیکن جو ان کی انتہا پسندانہ سوچ کو ایز اے ہول جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے الیکشن کے اوپر ان کا کتنا اعتبار ہے، کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فارم 47 ہے، 45 ہے۔ یہ ہوتی ہے اپنے اداروں کے اوپر اعتماد لوگوں کا، اور ادارے بھی ویسا ہی کام کرتے ہیں جس سے ان کے اوپر اعتماد بحال ہو جائے۔ آپ کے اختلاف کتنے بھی ہوں، لیکن جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سپریم کورٹ ہے، یہ سارے جج صاحبان انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ فلاں جج ہے وہ دوسری پارٹی کا ہے، یہ جج ہے وہ میرا ہے، اور وہ پھر وہ ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے ہیں، وہ آپ نے بھی سنا، ہم نے سنا۔ خان صاحب ذرا دیکھیے گا، میں نے جو نوٹ لکھا ہے، وہ ایک جج صاحب کہہ رہے تھے نا سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا، اطہر اللہ صاحب کہہ رہے تھے جب وہ ان کو لائیو لیا گیا تھا اڈیالہ جیل سے۔ تو چیف جسٹس ایسے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن پڑوس کے جسٹس شاید ایسے نہیں ہیں۔
यहाँ पे हमारे पास कुछ जस्टिस आते हैं लेकिन फिर हम उनको चलने नहीं देते, और उसमें किसका है वो भी फिर वो जो कहेंगे बात करेंगे तो दूर तक जाएगी। इस वक्त हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े वसाइल हैं। खाली अब जो यहाँ के बेचारे जो हमारे मजदूर बाहर गए ना, उन्होंने एक तिमाही में 3 महीनों में अगस्त और जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें उन्होंने तकरीबन $9 अरब हमें रेमिटेंस भेजे हैं। तो सोच लें कि जब हमारे मजदूर इतना कमा के भेज सकते हैं, अगर उनको और भी हम फैसिलिटीज़ देंगे तो यहाँ इसमें सिर्फ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के रेमिटेंस आ रहे हैं ना, वो $100 अरब से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन है पर ईयर। और ये जो पीटीआई कह रही थी कि बाहर के लोगों का एतमाद नहीं है, अब तो हुकूमत पे एतबार भी आ रहा है, वो तो भेज रहे हैं यहाँ पे रेमिटेंस, और रोज़ बरोज़ हर महीने उसमें बेहतरी से बेहतरी आ रही है। तो ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि अपने सिंध की तरफ हाई कोर्ट की एक डबल बेंच ने कल फैसला दिया है कि यहाँ पे जो मेडिकल के तालिब इल्म सिंध के, उनकी जो एंट्री टेस्ट हुई थी, एमडी कैट कहते हैं उसको, कि उनको कौन से मेडिकल कॉलेज में दाखिले मिलने चाहिए जिन्होंने एफएससी पास किया था, उसके ऊपर फिर बहुत सारी बातें हो गई। अब देखिएगा, एक तरफ पड़ोस का मुल्क, उनके अपने इदारों पे कितना एतबार कि वहाँ पे कोई भी इस तरह की बात नहीं करते कि इदारे हमारे ख़राब हैं, और यहाँ पे ये पोजीशन है कि हम एक टेस्ट नहीं ले सकते, उसके ऊपर कितने इल्ज़ाम आ गए हैं। अब जाके उनको सस्पेंड किया है, भाई इसको रोकें, ये जो इनका रिजल्ट है वो आप अनाउंस नहीं करेंगे। सेक्रेटरी लेवल के लोग वहाँ पे आ गए, यानी कि आप, ये हमारी पोजीशन है सिंध गवर्नमेंट की, मैं बात कर रहा हूँ कि आप एफएससी के बच्चों से एमडी केट लेते हैं, उसके ऊपर भी कितनी अंगलियां उठती हैं। और उसमें अब जब वो सामने नताज आ रहे हैं तो एक छोटा सा कस्बा है, टाउन कमेटी है रानीपुर, और वहाँ पे एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके 33 ऐसे तलबा हैं जिन्होंने 190 से ऊपर मार्क्स ली हुई हैं, और ये पर्चा था 200 का, तो 200 के पर्चे में 190 से ऊपर। अब अगर आप चेक करना चाहें ना, आप कहते हैं फिर इसको 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि भाई वो फाइल पे फाइल बनती हुई जा रही है, फैसला कर लें। जज साहबान, अगर आप करना चाहते हैं ना तो ज्यादा नहीं, टेस्ट केस ले लें, इन 33 बच्चों को बुला लें जिन्होंने 190 से ऊपर लिए हुए हैं, नंबर्स लिए हुए हैं आउट ऑफ 200, और एक नया पर्चा बनवा लें जो सिलेबस यही होगा, सवाल दूसरे होंगे। 33 बच्चे आएंगे जो 190 से ऊपर के, अगर इनमें से 70% भी 190 ऊपर ले लेते हैं तो आप समझ लें कि ये टेस्ट क्लियर हो गया सबका, वरना फिर सबको पकड़ के बिठा लें कि भाई ये आपका। कहा जाता है कि इसमें करोड़ों रुपए की कहानी चली हुई है। अब इसको कौन भाई साबित करेगा? भाई मीडिया का काम तो है सिर्फ आवाज उठाना। अब वो जब जज साहबान साबित नहीं कर सकते, वो भी तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, तो कौन साबित करेगा? ये साबित नहीं होगा। कुछ अर्से के बाद फिर ये कहानी ले दे के खत्म हो जाएगी, और ये आपको हम वसूख से कह सकते हैं। और इतने बहुत सारे बच्चे हमारे राब्ते में आए जिन्होंने पैसे दिए थे कि उनको, किसी ने 10 लाख दिए हैं, किसी ने 5 लाख दिए हैं, किसी ने 15 लाख दिए हैं, उनको फिर ये पेपर रात को मिल गया था कि भाई ये आपका पेपर है, ये आपकी किए ये सवालात हैं, जवाबात हैं, अब इसको आप याद करना है। साबित करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो फिर जैसे वो चल रहा है, फिर वो आप सिर्फ कहानियाँ करते हैं फॉर्म 47 की। आप फिर हम मजबूरन कह सकते हैं कि हमारी जो कोर्ट्स भी हैं वो भी सिर्फ कहानियाँ करती हैं। लंबा क्यों करते हैं? बुलाए, यकीन कर लें ये 2 दिन का मामला है, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि हम बेहतर करना नहीं चाहते। हम सिर्फ बातें करना चाहते हैं, और बातों से बेहतरी नहीं आती, अमल से बेहतरी आती है। सूरत हाल अच्छी भी है, बुरी भी है, जो भी आपके सामने, फीडबैक ज़रूर दिएगा। और हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपके साथ गुजारिश है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।